हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि मुझे आज 6 सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है, जो कि आज महाराजा सिविल यूनिवर्सिटी का कल एग्जाम है इलेक्टिव सब्जेक्ट का, तो उसमें मैं 6 सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है। इसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से मैसेज करके भी आप लोग ले सकते हैं उसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई के विभिन्न घटकों को लिखिए। जब हम लोग ड्रिप सिंचाई करते हैं तो उसमें यूज होने वाले विभिन्न घटक कौन कौन से हैं उसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ड्रिप सिंचाई एक प्रभावी और सुस्त तकनीक क्या है? ड्रिप सिंचाई एक प्रभावी और सुस्त तकनीक है या सस्ती तकनीक है जो पौधों को नियमित और सही मात्रा में पानी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई एक सस्ती तकनीक है और प्रभावी तकनीक है जो पौधे को नियमित और सही मात्रा में पानी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कई घटक शामिल होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी सही स्थान पर और सही मात्रा में पहुंचता है, ठीक है। जो क्या पता करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी जो है सही स्थान पर और सही मात्रा में पहुंचता है। यहाँ ड्रिप सिंचाई के विभिन्न घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला घटक कौन सा है। पहला ड्रिप लाइन, ठीक है। तो पानी को पौधे तक पहुंचाने के लिए लगाए जाने वाले प्लास्टिक ट्यूब, जिसमें समान अंतराल पर छोटे छोटे होल होते हैं जो पानी को सही स्थान पर बूट से छोड़ते हैं, ठीक है। सही स्थान पर क्या करते हैं? बूट के माध्यम से छोड़ते हैं। तो पहला घटक यह हो गया क्या? ड्रिप लाइन। दूसरा घटक है इमीटर, ठीक है। तो इमीटर होलों को बंद करने और खोलने के लिए उपयोग होता है, जिससे नियमित अंतराल पर पानी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इमीटर जो होता है, जहां पर होल है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से ड्रिप पाइप गया हुआ है, यहाँ से ड्रिप लाइन गया हुआ है और इस पौधे में पानी देना है, तो यहाँ का जो इमीटर उसको खोल देंगे। अब हमें यहाँ तक पानी हो गया, यहाँ तक हमें पौधे को पानी नहीं चाहिए, तो इन सभी के होल पर क्या लगाएंगे? देंगे इमीटर लगा देंगे। इससे क्या होता है? पानी बंद हो जाता है, ठीक है, होल बंद हो जाता है। तो दो दो घटक मैंने बताया, ड्रिप लाइन और इमीटर। तीसरा है फिल्टर। तो पानी में रुधियों और कचरे को रोकने के लिए एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि ड्रिप लाइन और इमीटर साफ रहे और सही से काम कर सके, ठीक है। पानी को रुधियों, कचड़ों या रुधियों से बचाने के लिए पानी में क्या लगाया जाता है? फिल्टर लगाया जाता है, किसमें? ड्रिप पाइप में। जिससे क्या होता है? ड्रिप लाइन और इमीटर साफ रहे और सही से काम भी कर सके। अगला है प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है किसमें? ड्रिप लाइन में। तो इसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाता है कि पानी नियमित दबाव पर होता है ताकि सिंचाई सिस्टम उच्च या कम दबाव पर काम न करे, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर क्या काम करता है? प्रेशर रेगुलेटर जो होता है सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि पानी जो होता है वह नियमित दबाव पर होता है ताकि सिंचाई सिस्टम उच्च या कम दबाव पर काम न कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट है मेन लाइन, जो कि घटक है मेन लाइन। तो मेन लाइन क्या है? तो सिंचाई सिस्टम के मुख्य ट्यूब को मेन लाइन कहा जाता है, ठीक है। सिंचाई सिस्टम के जो मुख्य ट्यूब होते हैं उसी को मेन लाइन कहा जाता है, जहां जो पानी की सिंचाई सिस्टम के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। जो पानी जो होता है उसको सिंचाई सिस्टम के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है, उसी को क्या बोला जाता है? मेन लाइन बोला जाता है। इसके बाद आता है टाइमर, ठीक है। तो टाइमर का उपयोग सिंचाई को सही समय पर और सही अवधि के लिए संचालित करने के लिए किया जाता है। आप पहले से टाइमर लगा देंगे कि इसमें इतने पानी तक, इस साइड तक जो पौधे हैं इनमें हमें 2 सेकंड तक या 2 मिनट तक पानी डालना है, तो आप टाइमर लिए रहेंगे। टाइमर से आपको जब आपका टाइम हो जाएगा तो आपको बता देगा, ठीक है। तो टाइमर का भी प्रयोग किया, एक घटक है इसका ड्रिप सिंचाई में। अगला ड्रेनेज वेंट, ठीक है। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है कि सिंचाई सिस्टम में पानी जमा होता है और प्रणाली में सही दबाव बना रहता है, ठीक है। ड्रेनेज वेंट जो होता है इसे यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है ताकि जो सिंचाई सिस्टम में पानी जमा हो रहा है उस प्रणाली का सही से दबाव बना रहे, ठीक है। तो यह था आपका ड्रिप इरिगेशन के महत्वपूर्ण घटक। मैं एक बार घटक फिर से बता देता हूँ। पहला घटक था ड्रिप लाइन, जिसको पौधे से पानी तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे होल बनाए और लगे होते हैं। दूसरा था इमीटर। तीसरा था फिल्टर। चौथा था प्रेशर रेगुलेटर। पांचवा था मेन लाइन। छठवां टाइमर। सातवां ड्रेनेज वेंट। यह पॉइंट यदि आप लोग याद रख लेंगे तो मैं उम्मीद है कि आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। तो ये सातों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या क्या? ड्रिप लाइन, इमीटर, फिल्टर, प्रेशर रेगुलेटर, मेन लाइन, टाइमर और ड्रेनेज वेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को इसमें कम से कम 5 तो याद ही हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के स्थल चयन में किन किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग ग्रीन हाउस के स्थल का चयन करेंगे, जहां पर हमें ग्रीन हाउस बनाना है, वहां के स्थल का चयन करते समय किन किन कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, उसको बताना है। तो ग्रीन हाउस के स्थल चयन में कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाता है।
ताकि वहां पौधों को सही रूप से उगाया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि वह उच्च उत्पादकता और स्वस्थ विकास कर सकता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के स्थल चयन में कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दिया जाता है या कई महत्वपूर्ण कारक पर विचार किया जाता है ताकि वहां पौधों को सही रूप से उगाया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि वह उच्च उत्पादकता और स्वस्थ विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुख्य कारक है, चलिए देखते हैं उनको। पहला है सूर्य प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटक है या महत्वपूर्ण पॉइंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा बोल सकते हैं ग्रीन हाउस का, या महत्वपूर्ण आप एक पौधों के लिए आवश्यक सामग्री बोल सकते हैं इसको। तो सनलाइट ग्रीन हाउस का स्थल सुनिश्चित करने के लिए चयन किया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस स्थल का सुनिश्चित करने के लिए यह चयन किया जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। सूर्य प्रकाश पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो उन्हें उच्च उत्पादकता और अधिक या सजीव बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, तो सनलाइट पहला देखिए ग्रीन हाउस के स्थल चयन में हम लोग पहला बात क्या ध्यान देंगे, ग्रीन सनलाइट का। जहां पर सनलाइट अच्छे तरीके से आ रही है वहीं पर हम लोग ग्रीन हाउस बनाएंगे, पहला पॉइंट यह है। तो ग्रीन हाउस का स्थल चुनाव सुनिश्चित करते समय यह चयन किया जाता है ताकि पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। सूर्य का जो प्रकाश होता है पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उन्हें उच्च उत्पादकता और सजीव रखने में मदद करता है। अगला है दूसरा जलवायु। तो ग्रीन हाउस के स्थल चयन उस क्षेत्र की जलवायु के आधार पर किया जाता है पौधे के लिए, जहां पर पौधे के लिए सही तापमान, नमी और हवा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है ताकि वे पौधे जो होते हैं वे स्वस्थ रूप में उग सकें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था, जलवायु। तीसरा पॉइंट है जमीन की गुणवत्ता, सॉइल क्वालिटी। तो ग्रीन हाउस का स्थल उच्च और गुणवत्ता वाली जमीन से चयन किया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस का स्थल उच्च और गुणवत्ता वाली जमीन से चयन किया जाता है जिसमें पौधों को आवश्यक पोषक तत्व और अच्छी ड्रेनेज प्रदान हो सके। जहां पर पौधे जो होते हैं उनको आवश्यक पोषक तत्व जो है वह भी मिल सके और अच्छी ड्रेनेज प्रदान हो सके। ड्रेनेज मतलब समझ रहे, पानी यदि इस तरह हो जा रहा है ग्रीन हाउस के अंदर तो उसको बाहर निकाल सके। अगला है पानी की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी। तो स्थल के पास पानी की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ग्रीन हाउस में पौधों को नियमितता से पानी प्रदान करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे स्थान पर ग्रीन हाउस का चयन करना चाहिए, स्थल का चयन करना चाहिए जहां पर पानी की उपलब्धता भी हो सके। अगला है परिसरीय सुविधाएं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उच्च उत्पादकता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा जैसे बिजली, स्वच्छता और संभालने के लिए स्थानों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ऐसे स्थल का चुनाव करना चाहिए जहां पर बिजली, स्वच्छता और संभालने के लिए अधिक स्थानों की उपलब्धता भी हो। ठीक है, अगला बजट। तो स्थल चयन करते समय बजट भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास बजट कम है और आपने स्थल का चयन कर लिया बहुत अधिक बजट वाला। ठीक है, तो ग्रीन हाउस निर्माण और संचालन के लिए उचित बजट का विचार किया जाना चाहिए। तो यह भी विचार किया जाना चाहिए कि हमें हमारे पास कितना बजट, उसी हिसाब से हम लोग ग्रीन हाउस स्थल का चुनाव करेंगे। अगला है स्थानीय नियम और विधि, लोकल रेगुलेशन एंड लॉ। तो स्थानीय नियम और विधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि निर्माण और संचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किया जा सके। तो यह था ग्रीन हाउस के स्थल चयन में जो भी कारक थे उन पर विचार। या क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस जो हमें ग्रीन हाउस के स्थल का चुनाव करना है या ग्रीन हाउस के लिए स्थान का चुनाव करना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने जो भी पॉइंट बताया पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए। पॉइंट मेन सबसे जरूरी चीज है आपको पॉइंट। यदि आपको पॉइंट वहां पर याद आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस के लिए ग्रीन हाउस जहां पर हमें बनाना है वहां पर अच्छे प्रकार से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए ताकि हमारे पौधे को उच्च उत्पादकता और सजीव रहने में मदद मिल सके। दूसरा पॉइंट है जलवायु। तो आप वहां पर यदि आपको जलवायु हेडिंग याद आ जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस का के स्थल का चुनाव करते समय हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर अच्छी तरीके का जलवायु हो, जहां पर सही तापमान, नमी और हवा की गुणवत्ता अच्छी हो। ठीक है, इसके बाद यदि आपको जमीन की गुणवत्ता पॉइंट याद आ जाएगा तो इसको भी आप लोग अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग पहले तो मैंने आप लोग को बता दिया क्या होता है, उसके बाद आप लोग यदि पॉइंट याद हो जाएगा, हेडिंग याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी यदि हेडिंग याद रहेगा तो आप लोग यह सब अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला हेडिंग क्या है, सूर्य का प्रकाश ग्रीन हाउस बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा जलवायु, तीसरा जमीन की गुणवत्ता, तीसरा पानी की उपलब्धता और पांचवा है परिसरीय सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा है सॉरी मैं देखिए नंबरिंग गलत हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला बजट और अगला है स्थानीय नियम और विधियां। स्थानीय नियम और विधियां जो कि महत्वपूर्ण कारक होते हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं क्या ग्रीन हाउस के स्थल का चयन करते समय। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का महत्व बताइए। ठीक है, ग्रीन हाउस जो है उसका महत्व बताना है, ग्रीन हाउस का क्या महत्व है। तो ग्रीन हाउस का महत्व क्या है चलिए देखते हैं। तो ग्रीन हाउस का महत्व कई कारणों से प्रमुख होता है जो विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य कारण के बारे में। पहला फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ग्रीन हाउस पौधों को बाहरी परिस्थितियों से बचाकर उन्हें सुरक्षित रखने का समाधान प्रदान करता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस होता है वह पौधे को बाहरी परिस्थिति जो होती है, बाहर की जलवायु से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने मतलब यह कि ग्रीन हाउस पौधे को बाहरी परिस्थिति से बचाकर उन्हें
सुरक्षित रखने का साधन प्रदान करता है। इसमें तापमान, उच्चतम और न्यूनतम तापमान और भीड़ तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जो फसलों को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का पहला महत्व फसल सुरक्षा है। ग्रीन हाउस जो होता है पौधे को बाहरी परिस्थितियों से बचाकर उन्हें सुरक्षित रखने का साधन प्रदान करता है। इसमें तापमान, उच्चतम और न्यूनतम तापमान और भीड़ भाड़ तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जो फसलों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, मतलब कहने का कि ग्रीन हाउस जो होता है उससे हम पूरी तरह से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। हम जितनी तापमान चाहेंगे उतनी तापमान को अंदर भेज सकते हैं, जितना पानी चाहेंगे उतना पानी अंदर जाएगा, जितनी हवा चाहेंगे उतनी हवा अंदर जाएगा। मतलब हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। ठीक है, इससे हम अपने पौधे के अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे जो हमारी फसलों को सुरक्षा करेगा। दूसरा है वृद्धि आवश्यकता, ईयर राउंड ग्रोथ, वृद्धि आवश्यकता या ईयर राउंड ग्रोथ। तो ग्रीन हाउस में फसलें पूरी वर्ष उगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है उसमें हम पूरी वर्ष तक फसल को उगा सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि में सुनिश्चितता होती है। जिससे क्या होती है, उनकी वृद्धि होती है उसमें सुनिश्चितता होती है। यह बारिश, ठंडी या अधिक उच्चतम तापमान की स्थितियों में भी फसलों को उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है यह बारिश, ठंडी या अधिक उच्चतम तापमान की स्थिति में भी फसलों की उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करता है। अगला हाई प्रोडक्टिविटी या उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी या उच्च उत्पादकता। तो ग्रीन हाउस के अंदर फसलों को सही मात्रा में ऊर्जा, गर्मी और पानी प्रदान किया जा सकता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है उसके अंदर फसलों को सही मात्रा में ऊर्जा, गर्मी और पानी प्रदान किया जा सकता है, जिससे उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला उत्तम पोषण, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, उत्तम पोषण। तो ग्रीन हाउस में पौधे को विशेष तरीके से पोषित किया जा सकता है ताकि वे सही मात्रा में पोषण प्राप्त कर सके, ताकि वे पौधे जो है सही मात्रा में पोषण प्राप्त कर सके। अगला है बाजार में अस्थायीता, मार्केट स्टेबिलिटी। ठीक है, बाजार में अस्थायीता। तो ग्रीन हाउस में पौधे की स्थिति को संयंत्र करने की क्षमता बाजार में अस्थायीता प्रदान कर सकती है, स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष बाजार में उपलब्ध होते हैं, जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। जिससे उत्पादक जो होता है उसको भी लाभ होता है, थोड़ा सा महंगा जाता है, जो उपभोक्ता होता है उससे वो भी थोड़ा लाभ होता है, क्योंकि थोड़ा उसको सस्ता मिल जाता है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई फसल है ये कई लोग के पास होगा तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दाम पे, अधिक दाम पे बेचेगा, लेकिन कई लोगों के पास होगा तो वह कम दाम पे बेचेगा, लेकिन इतना भी कम दाम पे नहीं बेचेगा कि उसको नुकसान हो। ठीक है, तो यह कहने का मतलब कि यदि ग्रीन हाउस रहेगा तो उससे बाजार की स्थायिता बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जिससे हम लोग जिससे उत्पादक को भी लाभ होगा और उत्पादक और उपभोक्ता को भी लाभ होगा। अगला पॉइंट है पोषणशील खाद्य सामग्री, न्यूट्रिएंट रिच प्रोड्यूस, न्यूट्रिएंट रिच प्रोड्यूस। तो ग्रीन हाउस के अंदर उगाई जाने वाली फसलें आमतौर पर पोषणशील होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में पोषण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें उचित मात्रा में पोषण प्रदान किया जा सकता है। तो यही था ग्रीन हाउस का महत्व। तो देखिए मैंने यह बताया, इसका भी आप लोग को पॉइंट ही सिर्फ याद रख लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा। पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। पहला पॉइंट है फसल सुरक्षा के लिए ग्रीन हाउस का उपयोग। दूसरा है वृद्धि की आवश्यकता, उच्च उत्पादकता, उत्तम पोषण, बाजार में अस्थायीता, पोषणशील खाद्य सामग्री। तो यह था इसका क्या इंपॉर्टेंस ग्रीन हाउस का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अनाज के भौतिक गुणों को लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसको भी मैंने बहुत छोटा सा करके बताया हुआ है, आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, अनाज के भौतिक गुणों को लिखिए। अनाज का जो भौतिक गुण है क्या है उसको लिखना है। ठीक है, तो अनाज या अन्य द्रव्य भौतिक गुणों से संबंधित होता है जो इसके रूप, रंग, स्वाद और भौतिक विशेषताओं को वर्णित करते हैं। तो कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे अनाज के। तो अनाज का पहला भौतिक गुण के रूप में मैंने हेडिंग लिया है शेप। ठीक है, शेप मतलब आकार। तो अनाज का रूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे दाना, बीज, धान आदि। ठीक है, अनाज का जो रूप होता है वह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे दाना के रूप में हो सकता है, बीज के रूप में हो सकता है, धान आदि के रूप में हो सकता है। दूसरा है रंग। तो अनाज का जो रंग होता है, ठीक है, भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं किस किस प्रकार उसमें भौतिक गुण पाया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं। तो रंग, तो अनाज का रंग जो होता है विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे हरा, पीला, लाल आदि प्रकार का अनाज का रंग होता है। ठीक है, दूसरा यह पॉइंट तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आप लोग इस सभी माहौल से गुजरते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनाज कैसा होता है, गोल होता है, चौकोर होता है कि चिट्टा होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा कैसा रंग होता है उसको। तो वही सब आप लोग को इसमें लिखना। ठीक है, तो अनाज का जो रंग होता है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे हरा, लाल, पीला आदि प्रकार का हो सकता है। स्वाद, तो अनाज का स्वाद भी विभिन्न प्रकार का होता है, इसमें मीठा, कोई खारा होता है, कोई तीखा होता है, आदि विभिन्न रसों का मिश्रण भी हो सकता है अनाज में। ठीक है, अगला गंध। तो कुछ अनाज गंधयुक्त होते हैं जो इसकी पहचान में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बौना परिस्थिति, टेक्सचर। तो अनाज की बौना परिस्थिति भी उसकी पहचान में सहायक हो सकती है, जैसे कच्चे, सूखे आदि। ठीक है, जब सूख जाता है तो छोटा हो जाता है, जब हरा रहता है तो बड़ा रहता है। ठीक है, अगला आकार। तो अनाज के आकार में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कोई छोटे दाने वाली होती है, कोई बड़े दाने वाली होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार के आकार में भी इनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो यह भी इसका एक गुण प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, भौतिक गुण। अगला भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो अनाज की भौतिक संरचना भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे धान की, गेहूं की रोटी आदि। ठीक है, जैसे धान की चावल होता है, धान का क्या हो जाता है, चावल होता है। ठीक है, ये देखिए भौतिक संरचना है। धान होता है, धान से क्या बनता है, चावल बनता है। गेहूं होता है, गेहूं से क्या बनता है, रोटी बनता है। इसी प्रकार से ये धान का सॉरी यह क्या अनाज का भौतिक संरचना है। इन गुणों का संयोजन भोजन में न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि इसमें आवश्यक ऊर्जा और पोषण को भी प्रदान करता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का अनाज का भौतिक गुण। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आप लोगों को इसमें एक पहले पॉइंट बता देता हूँ, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 100% एग्जाम में आएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं सब कुछ वीडियो में पीछे कराया हुआ है। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, जो क्वेश्चन मुझसे छूटा है, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वही क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गया है उसी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा ग्रीन हाउस का आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, रंग के आकार के आधार पर देख लीजिएगा, और मटेरियल के आधार पर देख लीजिएगा। मतलब मैंने इसका ग्रीन हाउस का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें से एक 100% आएगा एग्जाम में आप लोगों को। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट देख के। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होने वाली जो भी विभिन्न प्रकार की सिंचाइयां हैं उसको पढ़ लीजिएगा। इसको विभिन्न प्रकार की जो सिंचाइयां हैं ग्रीन हाउस में उपयोग होने वाली, उसको भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ इसको आप लोग पहले खास करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद अनाज के भौतिक गुण मैंने आप लोग बता दिए। ड्राई क्या होता है, ड्राई की विभिन्न प्रकार की विधियां क्या होती है उसको बता दिया मैंने आप लोगों को। और है ग्रीन हाउस में पौधे की स्वस्थ बढ़वा हेतु उपयुक्त वातावरण के बारे में लिखिए, जिसको भी मैंने बताया हुआ है, छोटा छोटा मैंने आपको करके बताया हुआ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और पीछे के यदि आप लोगों ने जितना मैंने बताया उतना देख लिया, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ 75% से ज्यादा आप लोग का एग्जाम में आएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके इसका पीडीएफ दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।